HDMI कहाँ लगी है? जी रहीम साहब। रहीम टीवी। नीचे कब तक है वर्कशॉप? नीचे वाली क्लास में क्यों रखते हैं इसको? यार ये आप लोगों की नवाबियत है ना, ये सबका टैक्स आया करती है। हाँ जी। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। चले जी। IS-24 पहले जो बैकग्राउंड आ रहा है एनरॉन स्कैंडल का, इसको बाद में रीड करना है हमने। Why ISB required the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding related parties? As per ISA 700, auditor expressed the following opinion. In our opinion, the FS are prepared, the FS present fairly in all material respect in accordance with IFRS. अच्छा जी, so what is the relevant IFRS? IS-24 related party accounting नहीं, related party disclosure. The objective of this standard is to ensure that entities' financial statement contain the disclosure necessary to draw attention to the possibility that its financial position and profit or loss may have been affected by the existence of related parties and by the transaction and outstanding balance including commitment. क्या मतलब इसका मेरे भाई? इसका मतलब क्या है जो पैराग्राफ पढ़ा? इसका मतलब क्या है यार जो पैराग्राफ पढ़ा है भाई? यार सिल्क बैंक की एग्जांपल पूरी डिस्कस कर रही थी कि उसने किस तरीके से 450 मिलियन के लॉस को 1 अरब के प्रॉफिट में लेके चला गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड आईजा 550 नहीं, IS, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर दैट एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन द necessary to draw attention to the possibility that its financial position or profit and loss may have been affected by the existence of वन और मोर रिलेटेड पार्टी। इस तरह ना करें कि पैराग्राफ अगर हम पढ़ रहे हैं तो पीछे आपको एक्सप्लेन किया हुआ एग्जांपल्स के साथ तो प्रैक्टिकल लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना यार, अटेंटिव रहना है भाई। अब थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाए प्लीज। As management is required to disclose all the transaction with the related party, therefore ISA deals with the auditor's responsibility relating to related party relationship and transaction in an audit of financial statement. Specifically, it expands on how ISA 315, 330 and 240 are to be applied in relation to the risk of material misstatement associated with the related party relationship and transaction. अच्छा जी, डन हो गया। तो स्पेसिफिकली इट एक्सपेंड ऑन हाउ आइजा 315 रिस्क अगेंस्ट रिस्पॉन्स, आइजा 330 और एक रिस्क है रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो 2-3 आइजाज को मिला जुला के वो आपसे कहता है कि स्पेसिफिकली एक्सपेंड। क्या क्लियर है मेरे भाई सारे? आप
यार मेरे दोस्त आपने ली हुई है आपकी पहली क्लास से आज? क्यों यार, क्यों यार इतना लेट, 1 महीने बाद ले रहे हो ना तुम? इस तरह ना करें यार, ये ऐसा नहीं है कि आप। अच्छा, व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन रिलेटेड पार्टी, इसको हमने नहीं पढ़ा था, इसको अभी हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। ये सवाल समझेगा मेरे भाई, यहाँ देखते रहना सबने। क्या रहा है कि रिलेटेड पार्टी पे रिस्क इतना हाई क्यों होता है? रिलेटेड, तो रिलेटेड पार्टी समझने की कोशिश करें ना। कंपनी ने वहां इन्वेस्टमेंट कर दी, वो रिलेटेड पार्टी बन गई। कंपनी का डायरेक्टर यहाँ पे भी है, और क्या कहते हैं जो डायरेक्टर के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है वो भी, डायरेक्टर के जो क्लोज फैमिली मेंबर के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है वो भी रिलेटेड पार्टी। किसी और ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी भी है, ठीक है, वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी, सही है। तो देखिए एक चीज भी समझने की कोशिश करिएगा, मैं और आप जब सेल्स और परचेज कर, जब कंपनी सेल्स परचेज कर रही होती है तो सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा होता है उन सेल्स परचेज को। लेकिन जब सेल और परचेज किसके साथ हो रही है, तो उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिस्टम में लिमिटेशंस भी होती है, मिस भी हो जाती है। तो ट्रांजैक्शन तो सेल परचेज हुई है, लेकिन आरपी के साथ हुई है, ये सिस्टम की भी एक तरीके से इनहेरेंट लिमिटेशन होगी। आईक्यू में सेल्स परचेज रिकॉर्ड हो रही होंगी, लेकिन अगर एक डिस्काउंट सर इब्राहिम के रेफरेंस से गया है तो उसको डॉक्यूमेंट करना और उसको डिस्क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सेल परचेज ही रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। There is always a high risk of material misstatement and related party relationship transaction due to the following reason. Related parties may operate through an extensive and complex range of relationship and structures with a corresponding increase in the complexity of related party transaction. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं और आप जो रिलेटेड पार्टी देख रहे हैं बड़ी आसान वाली देख रहे हैं ना, एसएसजीसी की सब्सिडी इसकी, तभी तो यहाँ पे एडवाइजरी है नहीं, तभी तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता है, सही है। मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंसोलिडेशन ये जेएस ग्रुप की होती थी, तो मैंने इसकी कंसोलिडेशन की हुई है। इतना बड़ा ग्रुप था कि कोई 10-15 इसकी सब्सिडी थी। फॉर स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ही होता है, एग्जैक्ट का नाम सुना है? मैं थोड़ी दिन पहले भी लॉ में एक स्टडी डिस्कस कर रहा था, एग्जैक्ट सुना है आपने? क्या करती है? हाँ जी, जाली, जाली डिग्रियां वगैरह सारी चीजें, सही है। एग्जैक्ट कंपनी जो थी, उसको बनाने के लिए जो कंपनी बनी थी वो दुबई में थी। ये तो फेस पे आपको एक बंदा दिख रहा है ना, क्या नाम है उसका, जिसको पकड़ा भी है यार अभी, जिसका सी होता बोल चैनल का, हाँ शेफ शेफ वगैरह, सही है। तभी आपको क्या लग रहा है किसका ये शेफ साहब का है? शेफ साहब का है नहीं, है किसका? दुबई में एक कंपनी बनी थी, उसने एक और कंपनी बनाई। कहां कंपनी बनाई? पाकिस्तान में कंपनी बनाई। तो दुबई में जो लोग थे जिन्होंने कंपनी बनाई पाकिस्तान को और एसईसीपी को, तो इसका मतलब है उस कंपनी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन होती होगी या उनके लोगों के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती होगी, जब आपके मुल्क के एसईसीपी को नहीं पता, हम इंसान लॉ में एक सेक्शन पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रार के पास राइट होता है कि वो कंपनी को कहता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। रजिस्ट्रार के पास ये राइट होता है कि मुझे ये, आपके मुल्क का रेगुलेटर एग्जैक्ट कंपनी को लेटर लिख रहा है, शो कोस नोटिस दे रहा है कि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है उसके शेयर होल्डर कौन है, उसके प्रोमोटर्स कौन है, उसके ओनर कौन है, उनके डायरेक्टर्स कौन है, मुझे उसकी डिटेल। अभी जब एसईसीपी के पास डिटेल नहीं है तो यहाँ जो एक अकाउंटेंट बैठा होगा आप जैसा, हाँ, तो वो जब कंपनी उसके साथ ट्रांजैक्शन करती होगी तो क्या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज होती होगी? प्यारे बच्चों, नहीं यार चांस ही समझिए। तो इसका मतलब है कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने एक और कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी ने पानामा में कंपनी बनाई हुई है, फिर एक आइलैंड में कंपनी बनाई हुई है, फिर कैमन आइलैंड में कंपनी बनाई हुई है। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है तो एट द एंड रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किस चीज की बात कर रहा है? ये आईटी सिस्टम की बात कर रहा है। आईटी सिस्टम क्या होता है? सेल हुई, किसको हुई, कितने की हुई, कब हुई और कितने रुपए की हुई। क्या यहां तक बात समझ आती है? सेल हुई, क्या ये सेल रिलेटेड पार्टी को है या नहीं, ये चीज इंफॉर्मेशन सिस्टम में नॉर्मली नहीं। मेरा अपना कजन यहाँ पे सीए कर रहा है तो देखा जाए तो रिलेटेड पार्टी है, लेकिन इनके सिस्टम में ये थोड़ी लिखा हुआ आ रहा होगा
कि एक बच्चे को, स्टूडेंट को हमने फॉर्म दिया है तो वो रिलेटेड पार्टी, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी, जो सामने भी लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी ineffective at identifying or summarizing transaction and outstanding balance between an entity and its related parties. सही है। एसएसजीसी का मैं ऑडिट कर रहा था, और जब वहां पे आरपी का डिस्क्लोजर देखते थे ना तो मसले आते थे। मसले क्या आते थे? एक डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर है, वो बकिया 7 कंपनीज और में भी डायरेक्टर है। अच्छा, IS-24 के हिसाब से कॉमन डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह लॉ में डेफिनेशन है एसोसिएटेड अंडरटेकिंग की। वो कहता है अगर कॉमन डायरेक्टर है तो वो एसोसिएटेड, वो दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनी। और आगे जाके जब रिलेटेड पार्टी का सेक्शन पढ़ेंगे तो रिलेटेड पार्टी के सेक्शन में लिखा हुआ है कि एसोसिएटेड कंपनीज आर रिलेटेड पार्टी। तो ये इसने एक बड़ी जबरदस्त, कॉमन डायरेक्टर IS-24 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी नहीं, लेकिन लॉ के हिसाब से रिलेटेड पार्टी बन जाता है। सही। और उसके अंदर भी बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी जबरदस्त चीज। एक प्रैक्टिकली मैंने एक चीज देखी, 20-25% होल्डिंग पता है, कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए ने कंपनी बी में 25% इन्वेस्टमेंट करी है। भाई जल्दी, एक अच्छी चीज सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ, जल्दी। जी मैडम, एसोसिएट है, अकाउंटिंग वाला एसोसिएट है, लॉ वाला एसोसिएट नहीं। अकाउंटिंग वाला IS-24 के हिसाब से ये क्या है? एसोसिएट। और एसोसिएट क्या होती है? रिलेटेड पार्टी। डन हो गया प्यारे बच्चों। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से ये एसोसिएटेड कंपनी नहीं है। लॉ के हिसाब से ये एसोसिएटेड कंपनी क्यों नहीं है? जो होल्डिंग की जो बात करते हैं वो 20-25% होल्डिंग तो कहते ही नहीं है, वो तो 50% से ज्यादा होल्डिंग की बात करता है। तो वर्ड एसोसिएट आ रहा है, लेकिन लॉ का वो लॉ वाला एसोसिएटेड कंपनी नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा, अगर कंपनी ए के कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट है तो क्या कंपनी ए कंपनी बी में अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकती है? हाँ जी। अगर कंपनी ए का डायरेक्टर कंपनी बी में भी डायरेक्टर है तो अब ये कॉमन, अब कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से अब ये लॉ वाला भी एसोसिएटेड कंपनी है। और जहां वो लॉ वाला एसोसिएटेड कंपनी को तो रिलेटेड पार्टी तो। अच्छा, क्या यहां तक बात समझ आती है? कंपनी ए का एक एम्प्लॉय है मिस्टर बी, कंपनी ए का एक एम्प्लॉय है मिस्टर बी। मिस्टर बी से कहा कि आप कंपनी बी के डायरेक्टर बन जाए। मेरे भाई, कंपनी ए का एक डायरेक्टर है जिसका नाम क्या है? मिस्टर ए। पहला सिनेरियो, मिस्टर ए वहां पे जाके। दूसरा सिनेरियो, मिस्टर मिस्टर बी एम्प्लॉय है, मुलाजिम है, सही है। उसको कहा आप इस कंपनी के डायरेक्टर बन जाए। अब ये क्या लॉ वाला एसोसिएटेड कंपनी है? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज वर्ड जो यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है? कॉमन डायरेक्टर का। अगर आप किसी और एम्प्लॉय को या किसी और बंदे को डायरेक्टर बनाते हो और वो आपके बोर्ड में डायरेक्टर नहीं बैठा हुआ तो वो एसोसिएट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप जो पर्चा पढ़ने जा रहे हैं ऑडिट का, तो आपका एक सीधे हाथ पे FR2 होता है, उल्टे हाथ पे कंपनी लॉ होता है, चाहिए। तो आई कैप रिलेटेड पार्टी में इस तरह के सिनेरियो बना के आपके साथ एक हरकत कर सकता है। और हम जो सवाल भी पढ़ेंगे उसमें भी इस सिनेरियो को स्पेसिफिकली देख लेंगे कि यार ये लॉ वाला एसोसिएट तो नहीं है, या फिर ये IS-24 वाला तो एसोसिएट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कॉमन डायरेक्टर IS-24 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कानून के हिसाब से ये एसोसिएटेड कंपनी है। और एसोसिएटेड कंपनी का वर्ड रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब है एसोसिएटेड कंपनी भी रिलेटेड पार्टी में। तो पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो डिस्क्लोजर जा रहा हो। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब जब हम SSGC को ऑडिट कर रहे हैं तो सुनिएगा, अब ये एग्जाम्पल क्यों दिए सूरत,
एक डायरेक्टर, बकिया 7 और कंपनीज में डायरेक्टर। एसएचजीसी के बोर्ड में 14-15 डायरेक्टर्स, हर डायरेक्टर किसी और कंपनीज में भी डायरेक्टर। वो कंपनी, उस कंपनी को एसएचजीसी, बच्चों उस कंपनी को एसएचजीसी, जल्दी तुमने जवाब देना है, उस कंपनी को एसएचजीसी गैस प्रोवाइड करती होगी। तो रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन और कितने रिलेटेड पार्टी, एक डायरेक्टर, 7 कंपनी, 7 मल्टीप्लाई बाय 15, तो पता नहीं कितनी, और हर महीने, और किसी को अच्छा, एक डायरेक्टर हबीब बैंक में बैठा हुआ था, एक डायरेक्टर कहाँ बैठा हुआ था, और हबीब बैंक से लोन लिया हुआ था एसएचजीसी ने, तो वो भी कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई, रिलेटेड। तो जब इतनी चीजें हो रही है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इनइफेक्टिव होगा ये रिकॉर्ड करने में कि आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हुई भी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इनइफेक्टिव एट आइडेंटिफाइंग और समराइज। क्यों, इसमें मेरी बात समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चों, मुझे पता है ना इसकी प्रोग्रामिंग कर सकेंगे आप सिस्टम में, ऐसा होगा और मिस्टर ए होगा तो डायरेक्टर नहीं है, और मिस्टर बी होगा तो एसोसिएट, और एसोसिएट है तो वो रिलेटेड पार्टी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इसके अंदर किस चीज की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, सीएफओ इन्वॉल्व होता है, वही असेस करता है कि क्या ये वाकई में रिलेटेड पार्टी है भी कि नहीं। अच्छा, तीसरी चीज, related party transaction may not be conducted under normal market terms and conditions. For example, some related party transaction may be conducted with no exchange of, अगर ये मार्कर है, अगर ये मैं 10 रुपए का बेचता हूं तो सिस्टम में 10 रुपए रिकॉर्ड हुए होंगे, सेल्स की एक पर्ची 10 रुपए की कटी होगी, बैंक में पैसा 10 रुपए आया होगा, मैं कल को पकड़ सकता हूं इस ट्रांजेक्शन को कि 10 रुपए का क्यों बेचा। मैं कल को, मैं आईक्यू का फॉर्म देख रहा हूँ, रोज फॉर्म देख रहा हूँ, फॉर्म देख रहा हूँ, फॉर्म देख रहा हूँ, अचानक से मुझे 2000 रुपए देखते हैं, मैं कहता हूँ मैं 2000 रुपए किसको एडमिशन दे दिया, तो नहीं होगा। एक बच्चे को फ्री में एडमिशन दे दिया, तो क्या वो फ्री लिखा हुआ है, तो जीरो लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व, सेल्स क्रेडिट जीरो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट जीरो, ये एंट्री बनाएंगे आप, ये ऐसे तो नहीं बनाएंगे। तो इसी तरीके से कंपनी ने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करी है कि उसमें लैंड फ्री में दे दी विदाउट एनी कंसिडरेशन, इसका मतलब है कोई एंट्री, जब एंट्री पास ही नहीं हुई होगी तो एंट्री रिकॉर्ड, जब एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुई है तो रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड हुई होगी। तो बहुत सी ट्रांजैक्शन आरपी के साथ ऐसी होती है जो कि विदाउट कंसिडरेशन होती है, तो वो जिसको जब वो ट्रांजैक्शन आपने आरपी के साथ करी है, आपने उसको डिस्क्लोज करना है कि मैंने जीरो रुपए कुछ नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से देयर इज अ हाई, बड़ी जबरदस्त बात होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। मैनेजमेंट में बी अनअवेयर ऑफ existence of all related party relationship and transaction and it represents greater, यार तुमने स्क्रीन शेयर करी है ना अपने पास, तुम हाईलाइट कर रहे हो ना अपने पास सारी चीजें, और तुमने कैमरा तो नहीं ऑन किया हुआ ना मेरा, तो वो भी और ये भी, लेकिन तुम हाईलाइट करते हो। मैनेजमेंट में भी अनअवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द, कुछ एक साल से पकड़ कर रखा हुआ, क्या नाम बताया था, सलमान शेख, एक साल से पकड़ के रखा हुआ है कि भाई बता दे, तेरा दिमाग नहीं है, पीछे कौन है उनका नाम बता दे। तो जब मैनेजमेंट को नहीं पता उनकी सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज, क्यों, डायरेक्टर भी रिलेटेड पार्टी, उसकी बीवी भी रिलेटेड पार्टी, उसके अब्बू भी रिलेटेड पार्टी, उसकी दोस्त फैमिली मेंबर्स भी उनके रिलेटेड। इनहेरेंट लिमिटेशन है कि मैं भी सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज नहीं कर सकती। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे भाई? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डेफिनेशन के ऊपर अलग से टाइम लगाएंगे, ठीक, बट थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन। पहला ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी relationship and to identify fraud risk factor if any arising from related party relationships and that are relevant to the identification and assessment of the risk of material misstatement due to second objective to obtain
sufficient appropriate audit evidence about whether related party relationship and transaction have been appropriately identified, account for and disclosed in the FS in accordance with IS 24. डन हो गया प्यारे बच्चों। पहला ऑब्जेक्टिव रिस्क आइडेंटिफाई कर लो, दूसरा ऑब्जेक्टिव रिस्क अगेंस्ट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। बच्चों जवाब सबने देना है। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, क्या काम करना पड़ेगा? Who is responsible to prepare FS in accordance with IFRS? Yes, if the management is responsible, then obtain an understanding of the related party relationship and transaction. Audit shall make inquiries with the management such as identity of the entities, related parties, including changes from the prior period, the nature of the relationship between the entity and this related parties, and whether the entity entered into any transaction with this name, relationship and transaction. Clear है प्यारे बच्चों? As management is also responsible for designing and implementation of internal control, therefore auditor shall also inquire with the management to obtain understanding of control that the management has established to identify, account for and disclose related party relationship and transaction in accordance with IS 24। AFRF का मतलब होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? मैंने यूके में काम किया था, वहां पे यूके गया था, वहां पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यूके आप यूएस में इंशाल्लाह जाएंगे तो वहां पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या था? यूएस गैप। इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर मुल्क का अपना एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट विद द रिलेटेड, authorize and approve significant transaction and arrangement outside the, मुझे पढ़ लिया, ये रीड कर लिया, डन हो गया यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव 1.2 सिर्फ एक लाइन रीड कर रहा हूँ आपके साथ। Once the auditor has obtained the understanding of the related party relationship and transaction, the auditor shall discuss and share such information with the engagement team। आगे बढ़ते हैं। Summary of first objective: the auditor has obtained the understanding of the related party relationship and transaction by making inquiry with the management and considering the control in order to identify and assess the risk of material system as per ISA 315 and ISA 200। तो अब तक जो हमने पढ़ा इसका पहला ऑब्जेक्टिव का समरी क्या है? To identify and assess the risk of। Objective 2, after performing the above mentioned procedure, the auditor may come across with the following: पहला है related party transaction may not be properly accounted for, and the procedure to ensure that related party transaction has been appropriately accounted for and disclosed, confirming or discussing the specific aspect of the transaction with the intermediaries such as law firms, guarantors, or confirming the purpose, specific terms or amounts of the transaction with the related parties, where applicable, reading the financial statement or other relevant financial information available of the related party। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है भाई? क्लियर हम सारे यहाँ पे? दूसरा रिस्क, as per ISA 315, significant related party transaction is outside the normal and it shall be treated as a significant। For identified significant related party transaction outside the normal course of business, the auditor shall inspect the underlying contracts or agreement, if any, and evaluate। क्या तीन चीज evaluate करनी है agreement पढ़ के? The business rationale of the transaction suggests that it may have been entered into, engage in fraudulent financial reporting or to conceal misappropriation of asset। ये fraudulent financial reporting, ये misappropriation of asset, इन दोनों वर्ड्स को मार्क कर ली ISA 240 के वर्ड्स, ये फ्रॉड के वर्ड्स है। The terms of the transaction are consistent with the management। चले भाई, management, the transaction have been appropriately
accounted for and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework. Obtain audit evidence that the transaction have been appropriately. तो जो कुछ लिखा हुआ है प्यारे, मुझे साथ साथ इसको रीड भी करना है, इसको नोट भी कर लेना। लास्ट क्लास में नोट करना है, आपको थोड़ा सा मसला लग रहा था नोट करना मसला, बिकॉज जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम स्ट्रक्चर पे हैंडआउट में भी वही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और लिख रहे हैं, हैंडआउट में कुछ और लिख रहे हैं, दोनों चीजें आपस में एग्जैक्टली अलाइन है, सही है, सेम है। तो अगर देखें यहाँ पे रिस्क है, रिस्क के नीचे प्रोसीजर है, सेम चीज यहाँ पे भी है, रिस्क है, रिस्क के साथ प्रोसीजर है। क्या समझ आ रही है प्यारे बच्चों यहाँ पे बार? अच्छा, जो रीड कर रहा हूं आपने भी उधर तक रहना है मेरे साथ, उसके अलावा कुछ रीड नहीं करना है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ड्यू टू फ्रॉड, ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन देख ले प्रोसीजर क्या है। इंक्वायरी विद दी मैनेजमेंट, इंक्वायरी विद दी दोस चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG, दोस चार्ज विद गवर्नेंस, या आप आसान अल्फाजों में कह लें इंक्वायरी विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सही है। इंक्वायरी विद द रिलेटेड पार्टी, इंस्पेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसे मैंने रीड करा है, समझाया नहीं है। ये जो हम फ्रॉड पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको लिंक करेंगे, लिख दे इसके आगे टू बी लिंक्ड विद फ्रॉड, जल्दी। Transaction with the related party may not have been identified or disclosed by the management. तो पहला काम बैंक एंड लीगल कंफर्मेशन, दूसरा काम मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, तीसरा काम थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, चौथा काम एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में कानून होता है कि जी आप जो रिटर्न फाइल करें तो उस रिटर्न में बताएं कि जो सेल है उसमें कितनी सेल रिलेटेड पार्टी को, तो आप वो एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न देख सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने किसको जमा करवाई हुई है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, आप वो देख सकते हैं। आप शेयर होल्डर रजिस्टर देख सकते हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड, आपने लॉ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है, तो वो मीटिंग में वो डिस्क्लोज करता है कि भाई मेरा इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में इस अरेंजमेंट में एक इंटरेस्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं कि जी आप प्लीज इसमें वोट नहीं दीजिएगा। और अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो उससे कहा जाएगा आपसे गुजारिश है कि आप दरवाजे से ही बाहर चले जाएं, आपको सुनने की भी इजाजत नहीं है प्यारे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो रही होंगी, कहीं ना कहीं लिखी होंगी, तो मुझे वहां से भी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो सकती है। रिकॉर्ड ऑफ द एंटिटीज, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विद की मैनेजमेंट और दोस चार्ज, क्योंकि की मैनेजमेंट पर्सन के साथ जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उनके साथ एग्रीमेंट देखेंगे तो पता चल जाएगा डायरेक्टर को गाड़ी भी दी हुई है, पता चल जाएगा डायरेक्टर को घर भी दिया हुआ है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? अच्छा, सिचुएशन 1, if the auditor identify related party or significant related party transaction that the management has not previously identified or disclosed to the auditor shall promptly communicate the relevant information to the other member of the engagement team, request management to identify all transaction with the newly identified related parties for the auditor's further evaluation, inquire as to why the entities controls over related party relationship transaction failed to enable the identification or disclosure of the related party relationship or transaction, perform appropriate substantive procedure on a newly reconsider the risk that other related party or significant related party transaction may exist that the management has not previously identified or disclosed, and perform additional audit procedure if non-disclosure by the management appears intentional, evaluate the implication for the audit as per ISA। आगे नोट करने 2.0। डन हो गया प्यारे बच्चों? तो जो कुछ पढ़ा वो सब कुछ बोर्ड पे पिछले 2 क्लासेस से उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो हमने आइजा भी रीड कर लिया, हमने किताब भी रीड कर ली। क्यों कर रहे हैं सारे काम? ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम अब सवाल कर सके, हम ड्राफ्ट कर सके, सही है। तो अब हमने अगला 1 घंटा हमने बैठ के क्या करना है प्यारे बच्चों, अब ड्राफ्टिंग करनी है। डन हो गया? 5 मिनट का ब्रेक है, सही है, ताकि उसके बाद रीडिंग हमने ज्यादा करी है तो उसके बाद हम क्या कर ले, थोड़ा सी फिर हम ड्राफ्ट। 5 मिनट का ब्रेक है, यहाँ रहना, यहाँ रहे,
बाहर जा रहा है, बाहर चले जाए, कोई मसला नहीं। हाँ जी। कर लो। ये तो पीपीटी में 3-4 बैचेस बने हैं यार, बनाई इस वजह से 3-4 बैचेस। पीपीटी में 3-4 बैचेस बने हुए ना यहाँ पर। तो रघुवीर का है, निकालिया का है, वो तो रखेश जो ताकि किसी में फ्लैश है तो तेरा बहुत सारे पीपीटी बैचेस बने। हाँ चलिए, अच्छा चले, अब मेरी बात सुनेगा बच्चों। एक चीज मैंने आपको नोट करने के लिए दी थी, ये नोट हो गई थी। देखिए बच्चों, 2 दिन से हम जो मेहनत कर रहे हैं ना रिलेटेड पार्टी के ऊपर, ठीक है, पहली क्लास में उसको समझा, लॉजिकली समझा, एग्जाम्पल देखी। आ, आज की क्लास में उसको हमने रिवाइज भी कर लिया, मजीद कुछ हमने कॉन्सेप्ट समझे, आइडिया भी रीड कर लिया। मतलब अब हमारे पार्ट पे सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद, इतना टाइम लगाने के बावजूद, सबसे मुश्किल मरहला कौन सा है? अब ये बच्चे को समझ में आ गया कि हम इन्वेस्टमेंट एडिशन क्यों देखते हैं। तो ये बात समझ आ रही है? हमें आइजा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि आइजा पहले आपसे क्या कहता है, रेंज को। देखिए ना, आप ये समझने को, देखिए मेरी बात सुनिए, रही सुनना सबसे